चलो बच्चों, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। सामान्यतः खाली ओम का नियम लिखे थे ना, उसमें कुछ बातें अभी अधूरी हैं, उनको पूरा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ओम के नियम को सिर्फ हमने लिखा था कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, क्या नोट वगैरह का पॉइंट लिख लिए थे उसमें? नहीं ना, ठीक है। चलो बच्चों, तो ओम के नियम में मैंने आपसे कहा था कि किसी चालक के सिरों पर, कहा बच्चों? चालक के सिरों पर अगर हम विभवांतर ऐड करेंगे, विभवांतर लगाएंगे, तो चालक में धारा बहने लगती है ना। तो इसमें लगाए गए विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो सदैव एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और ये नियतांक कोई और नहीं बल्कि उसी चालक का खुद का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ओम ने अपने नियम में ये कहा है कि अगर चालक का टेम्परेचर ना बदले, है ना, चालक का प्रेशर ना बदले, चालक की लंबाई ना बदले, चालक का क्षेत्रफल ना बदले, ना बदले, आपको कौन सी बीमारी है मारने लगते हैं? बहुत अच्छा बीमारी से अच्छी बात थी, मैं मारता हूँ। अच्छा बताओ, आज तक मैंने तुम लोगों पे कभी हाथ उठाया? मैंने कसम खाने लायक हूँ, मैंने कभी हाथ उठाया? तब भी फालतू का, मतलब एकदम चारों तरफ मुझे। अभी परसों ही बोले थे मारेंगे तो लो, मैंने ऐसे कब कहा कि मैं मारूंगा नहीं? हाँ सर बोल ये तोता इल्जाम लगा। नहीं, झूठ बोलती है। हाँ, चलो, तो क्या कहा गया था? है? तो मैंने बोला तो था उस दिन नहीं मारूंगा, नहीं मारा था मैंने। हाँ? उस दिन मैंने कहा था कभी नहीं मारूंगा। उस दिन के लिए था वो, क्या इस पूरे दिन में कभी नहीं मारूंगा? ये थोड़ी था जन्म भर नहीं मारूंगा। तांडव करो मेरे सर पे, है मौंजुली का। किसको? क्या की थी बता दीजिए। हैं? हड्डी बना रही थी वो सर्जी थे। चलो यहाँ देखो बच्चों, वोल्टेज और धारा को अगर कांस्टेंट रखा, वोल्टेज और धारा का अगर रेशियो निकाला जाए तो कांस्टेंट आता है, और ऐसा तब होगा जब चालक का लेंथ, चालक का क्षेत्रफल, चालक का मटेरियल, चालक का टेम्परेचर, चालक का प्रेशर, इतना सब चीज़ अगर आप नहीं चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज या धारा के मान को बदलने से रेजिस्टेंस दोनों का रेशियो नहीं बदलेगा। वोल्टेज का मान चेंज करेंगे तब भी वोल्टेज और धारा का कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, धारा चेंज करेंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? अब इसके लिए कुछ, हाँ बाबू, धारा के बदलने से भी आपका, लेकिन मैंने जो बातें कहा उसको ध्यान रखो कि ना तो इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, धारा बदलो जितना बदलना है, लेकिन टेम्परेचर ना बदले, इसका प्रेशर ना बदले, इसका लेंथ ना बदले, इसका क्षेत्रफल ना बदले, तब ठीक है। वोल्टेज और धारा में किसी को भी चेंज करोगे तो ये रेशियो सदैव एक कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? हाँ, तो बच्चे लोग, अपना नेक्स्ट हेडिंग है, और अपना अगला हेडिंग क्या है लाला? नोट। अपना अगला हेडिंग बच्चों हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, प्लीज गिव मी a small, थैंक यू सर। नोट हेडिंग हो गया बच्चों। नोट में पहला पॉइंट बच्चों, नोट में बच्चों पहला पॉइंट देखिए। नोट का फर्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है बच्चों। पहली चीज तो ये कि क्या धारा सिर्फ चालकों में बहती है? नहीं, धारा का वहन अर्ध चालकों में भी हो जाता है, वैद्युत अपघट्य में भी हो जाता है, लेकिन हर जगह ओम का नियम काम नहीं करता है। ओम का नियम केवल और केवल धात्विक चालकों पर काम करता है। ओम का नियम कहाँ काम करेगा बच्चों? धात्विक चालकों पर काम करता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है बच्चों कि जो ओम का नियम है ये कम धारा पर लागू होता है। ज्यादा धारा भेज करके किसी चालक में ओम का नियम नहीं लगा सकते हो। ज्यादा धारा भेज करके ओम का नियम
नहीं लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर तुमने चालक में ज़्यादा से ज़्यादा धारा भेज दिया तो ज़्यादा धारा बहने से आपके चालक में टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, और अगर चालक में टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ओम का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि ओम के नियम में मैंने ये बात पहले आपसे कहा है कि चालक का टेम्परेचर स्थिर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसी नाते ओम का जो नियम है ये कम धारा पर ही वैलिड है। समझ में आया? थर्ड पॉइंट ये है, जहाँ पर से धारा ज़्यादा देना पड़ेगा जैसे देखो वहाँ पर धारा बस एक चीज, मेरे कहने का बस पूरा सेंस एक ही है कि धारा तुम ज्यादा करो, अगर वहां टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो उनका नियम काम करेगा। लेकिन अगर तुमको धारा ज्यादा करना पड़ रहा है ना, और वहां टेम्परेचर चेंज हो गया, बाई द वे टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वहां ओम का नियम काम नहीं करेगा। और अगर तुमने धारा का मान ज्यादा कर दिया है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला तो ओम का नियम काम करेगा। समझ में आया? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे, जैसे मैं यहाँ धारा ले लेता हूँ और किसमें हमारी ये धारा को नाप रहा हूँ? एम्पियर। ठीक है, और यहाँ बच्चों मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ क्या है? वोल्टेज, और वोल्टेज को मैं किसमें नाप रहा हूँ? वोल्ट। ठीक है, तो अगर वोल्टेज और धारा के बीच में कोई ग्राफ खींचूंगा तो वो ग्राफ सदैव एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और एक चीज और अच्छी बात बताऊं कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन सदैव रेजिस्टेंस को बताती है। किसको बताती है बच्चों? रेजिस्टेंस। ये स्ट्रेट लाइन किसको बताती है? रेजिस्टेंस के मान को बताती है। इसकी प्रवणता एक्चुअली, इसकी जब आप प्रवणता निकालेंगे तो इसकी प्रवणता रेजिस्टेंस के मान को बताती है। समझ में आया? और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रूप में बनती है, एक सीधी सरल रेखा होती है। तो यही नोट पॉइंट में लिखना, लिखे नोट में पॉइंट नंबर 1। बोलो सर, लिखे। हाँ बिल्कुल। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। हो गया बच्चों? कर लिए? हो गया ना जी? दूसरा पॉइंट लिखेंगे नोट में। ओम का नियम कम धारा पर लागू होता है। ओम का नियम कम धारा पर लागू होता है। ओम का नियम कम धारा पर लागू होता है। कम धारा पर लागू होता है। हो गया बच्चों? ठीक, आगे लिखेंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट, वोल्टेज तथा धारा के बीच में, वोल्टेज तथा धारा के बीच में खींची गई ग्राफीय रेखा, खींची गई ग्राफीय रेखा सदैव एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधी सरल रेखा, ठीक है। हाँ, सीधी सरल रेखा प्राप्त हो गया। और फिर आप लोग बच्चे खुखार से हेडिंग, चट्टान, फौलाद से हेडिंग, चलो समझो। चट्टान मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर
ओम का आधार पर ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का हेडिंग डालेंगे बच्चों। अरे हेडिंग ही नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड गाइस। कोई बोला है क्या फोन से? हाँ गाइस जल्दी जल्दी हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया बच्चों। नहीं सर। कर चुके हेडिंग बच्चों, आगे बढ़े। सर जी क्या हुई? मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ, वो लोग पहले से लिख के बैठे हैं। जल्दी लिख। कोचिंग में लिख के सर जी नोट कर लेते हैं यहाँ ए कहाँ लिखते हैं? दिखाओ। ये देख लीजिए सब लिखे थे उन्होंने। चलो गाइस हेडिंग हो गया। Yes, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पहले बातों को सीरियसली आप लोग ध्यान से समझेंगे, हर फैक्ट को ध्यान से समझेंगे बच्चे लोग कि इसमें करना कैसे है। देखो चलो, आपके पास क्या हेडिंग क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पे आपको ओम के नियम का निगमन करना है। मतलब हमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ओम के नियम में ये सिद्ध करके देना है कि चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज रहता है और जो उसमें धारा बहती है उसका रेशियो एक कांस्टेंट होता है। चलो करते हैं। उसके लिए मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास ये एक चालक है। ये क्या है बच्चों? चालक। अब चालक है, चालक में धारा के बहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? वोल्टेज लगा दो। बिना वोल्टेज के कुछ नहीं होने जाने वाला। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? हमें चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाना होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये चालक के सिरों पर मैंने वोल्टेज लगाया V। अब इसमें क्या होगा? धारा बहेगा। इसमें क्या होगा बच्चों? लेकिन वोल्टेज लगाने से पहले, धारा के बहने से पहले चालक की कुछ अपनी कहानी थी। जैसे इसका कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा। वो मान के चल रहा हूँ परिच्छेद क्षेत्रफल का मान कैपिटल E है। ठीक, इसकी अपनी कुछ लेंथ रही होगी, मान के चल रहा हूँ उसका लेंथ L। ठीक, और इसके एकांक आयतन में कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये बात मैं अच्छे से बता रखा है कि जब धारा बहती है तो तब बहती है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस अनुगमन वेग से चल रहे हैं। अब इन सभी परिस्थितियों में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितनी धारा बह रही होगी तो आपका जवाब आएगा I बराबर यानी ये। इन परिस्थितियों में आपके इस चालक में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा I बराबर यानी ये। समझ में आया बच्चों? ठीक, ये क्या मिल गया? ये मिल गया चालक में बहने वाली धारा। कब मिला? जब मैंने वोल्टेज लगाया तब ये धारा बहा होगा। लेकिन इस धारा के बहने से पहले की जो कहानी है वो ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एक चालक है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल E है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, और इसका लेंथ है स्मॉल l। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चल रहे हैं और वो कितना है? BD। तब इस वोल्टेज पर बहने वाली धारा I बराबर यानी ये BD होगी। इस बात का प्रमाण हम पीछे देख चुके। समझ में आया? ठीक बात है, इसको कर लो समीकरण। अब एक बात बताओ, हमको ओम का नियम पता करना है ना? हमको ओम का नियम पता करना है कि ओम का नियम सिद्ध करना है कि V/I का मान कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसके भीतर के हर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ढंग से। चलो ध्यान देना है।
यहाँ सब लोग, यहाँ क्या है, अगर यहाँ मैंने वोल्टेज लगाया तो वोल्टेज लगाने से क्या चालक के भीतर के इस स्थान में वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा? आएगा। और कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा बच्चों? अगर इन दोनों सिरों का विभवांतर V है और दोनों सिरों के बीच की लंबाई L है तो उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा E बराबर L V बटे L। ये हो गया इस विभवांतर पर इसके भीतर चालक के दोनों सिरों के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्रत्येक स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। कैसे होगी? मैंने सेकंड चैप्टर में इसका पूरा कंटेंट पढ़ाया है। तो ऐसे हो गया भाई। अब जरा आगे देखो, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं अंदर ही तो है। और यहाँ अंदर कौन है उस वैद्युत क्षेत्र में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस जगह में कौन है? और वहीं क्या उत्पन्न हो गया? वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने पहले चैप्टर में ये बात पढ़ा रखा है, कभी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण आएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस पर क्या होता है बच्चों? एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। इस बल को कहा जाता है वैद्युत बल। अच्छा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा वैद्युत बल होती है? धारा घनत्व होता है वो, धारा घनत्व भाई। ठीक, तो बाबू ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। और वैद्युत क्षेत्र में अब कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर एक बल लगता है, ये बराबर QE। तो बबुआ यहाँ के वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल नहीं लगेगा? लगेगा। तो लगने वाला बल हो जाएगा ये बराबर Q इंटू E। लेकिन किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? स्मॉल ई। तो यह बराबर स्मॉल ई क्यू के जगह पर ई का मान। तो ये क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया इस विभवांतर के लगाने से जो वैद्युत क्षेत्र बना था, उस वैद्युत क्षेत्र में जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर लगने वाला बल। समझ में आया? ठीक है। अब जरा देखो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और ये बल तब लगेगा जब तुमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया है। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसके पहले की कहानी ये है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। जिस रेंज तक ऐसे बल का वो अनुभव करेगा वो वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखो, तो बाबू एक चीज बताओ, जब विभवांतर नहीं लगा था, जब क्या नहीं लगा था? विभवांतर, यानी जब वैद्युत क्षेत्र नहीं आया था, तब की यहाँ कहानी क्या थी? तब की यहाँ कहानी ये है कि हमारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये उच्च ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे। किस गति कर रहे थे? उच्च ऊष्मीय वेग। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था, विभवांतर नहीं था, तब यहाँ जो एकांक आयतन में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र आ जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये वाला बल लग गया। और अगर ये बल लगेगा तो जाहिर सी बात है उस वेलोसिटी में, जो वैद्युत क्षेत्र के पहले की वेलोसिटी थी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और वेलोसिटी में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका मतलब इस बल से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वो त्वरण निकाल दो। तो ये बराबर ए बराबर ये बटे एम, जहाँ एम मुक्त इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान। एफ का मान कितना बच्चों? ईवी बटे, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो त्वरण कितना आ जाएगा? ए बराबर ईवी बटे। समझ में आया? ठीक है, ये क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया त्वरण का मान। ये त्वरण कैसे वाली कहानी है, समझ में आया? जब हमने अपने चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया, तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, और उस वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, और बल के लगने से जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले उच्च ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे, और जब बल लग गया तो उस वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में त्वरण आया। यहाँ पे वही त्वरण निकाल दिया गया। समझ में आई इतनी बात? कोई डाउट नहीं? ठीक। अब जरा देखो, ये बात ध्यान देना कि जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलते हैं? उच्च ऊष्मीय वेग से। और उच्च ऊष्मीय वेलोसिटी को स्मॉल u से लिखा जाता है। ठीक है, उच्च ऊष्मीय वेलोसिटी के किससे लिखा जाता है बच्चों? स्मॉल u से लिखा जाता है। तो उनका उच्च ऊष्मीय वेग स्मॉल u है। और देखो, जब उनमें ये त्वरण आया, तो बाबू जब त्वरण आ जाता है तो उच्च ऊष्मीय वेग के वृद्धि में, उच्च ऊष्मीय वेग में a इंटू टाउ की वृद्धि हो जाती है।
ध्यान से बस सुनना, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तब हमारे कण मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहे थे? उच्च ऊष्मीय वेग से, स्मॉल यू से। लेकिन जब उसमें वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया तो उसमें ये त्वरण नहीं आ गया? आ गया। तो त्वरण के आने से वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे आवेशित कण पर यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा वेग बढ़ जाता है। अगर पहले u रहा हो तो अब जानते हो कितना बढ़ जाएगा? u प्लस a इंटू टाउ, इतना बढ़ जाएगा। अब a इंटू टाउ ही कैसे बढ़ा सर जी? ये बात समझ लो, a इंटू टाउ ही कैसे बढ़ रही है, अब आप कैसे जान रहे हैं? तो शुरुआती होगा, क्यों जीरो है? क्योंकि वो कहाँ वेग में परिवर्तन हुआ थोड़ी नहीं, औसत रहता है जीरो। उच्च ऊष्मीय वेग का औसत मान जीरो होता है, किसी एक अकेले का जीरो नहीं होता। तो यहाँ जरा सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तब कितना वेलोसिटी मुक्त इलेक्ट्रॉनों में रहता है? u। और जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है? a इंटू टाउ। तो अब पूरी वेलोसिटी कितनी हो गई? u प्लस a इंटू टाउ, ये कुल वेलोसिटी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि सर आपको ये बात कैसे पता है कि u में a इंटू टाउ की ही वृद्धि होगी? तो ये ऐसे पता है, देखो भैया, वेग परिवर्तन बटे समय बराबर त्वरण होता है कि नहीं होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कितना त्वरण आ रहा है? a। हमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ यही तो पता करना है। जो ये a इंटू टाउ है ये क्या है? ये वेग में परिवर्तन है तो है, पहले u था, अब कितना का परिवर्तन हो गया? a इंटू टाउ, तो वही तो निकाल रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन यहाँ से रहने दो, वेग परिवर्तन बटे, देखो वेग में परिवर्तन श्रांति काल के दौरान ही हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ उसका श्रांति काल टाउ है किसी एक का, जैसे वेग परिवर्तन निकालोगे तो एक का टाउ से गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो यानी वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा? a इंटू टाउ। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? ये वेग में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ है? a इंटू टाउ। तो समझ में आया कि a इंटू टाउ ही वेग में परिवर्तन कैसे हुआ? तो लाला मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि हो जाती है, और ये वृद्धि वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये वृद्धि कैसे होती है बच्चों? क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक, अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये बात एकदम निश्चिंत रहो, सर जी कि हर बार वेग बढ़ेगा ही नहीं, वेग घट भी सकता है भाई। तो सर जी यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाए? अरे बाबू, अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो सभी बातों पर वो वैध थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पहले से माइनस लगा करके बैठे हो और बाई द वे त्वरण घट रहा है तो यहाँ पे a इंटू टाउ का मान तुम माइनस में रखोगे, ठीक है, और वो दिक्कत आ जाएगा, माइनस में रखोगे प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तुरंत। तो इसके नाते यहाँ पे u प्लस a टाउ रखा गया है कि अगर त्वरण घटना भी हुआ तो a इंटू टाउ का मान तुम चिन्ह समेत रखो, वेलोसिटी में कमी जितनी हो रही है वो भी मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक। अब किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मान के चलूं उसका उच्च ऊष्मीय वेग u1 था और उसका श्रांति काल टाउ1 था, तो भैया उसका कुल वेलोसिटी कितना बनेगा वैद्युत क्षेत्र लगा देने के बाद? u1 प्लस a टाउ। अरे मैं पूरा घुमा फिरा करके एक के बात कह रहा हूँ कि एक ठो आदमी है कोनो, ठीक, जब उस आदमी को किसी वैद्युत क्षेत्र में, आदमी का नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया तो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? स्मॉल यू। और जब वो किसी वैद्युत क्षेत्र में गया तो वैद्युत क्षेत्र ने उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगा दिया तो उसका वो स्मॉल यू वाला वेलोसिटी बदलेगा थोड़ा सा, कितना बदल के हो गया? u प्लस a टाउ। ठीक है, सभी का तो त्वरण ही रहेगा, त्वरण सभी का एक समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसके नाते a चेंज नहीं हुआ बल्कि उसका श्रांति काल चेंज हो गया। तो अगर किसी एक के लिए उसका वेलोसिटी वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद u1 प्लस a टाउ 1 हुआ है तो इससे सबका हो जाएगा ना, u1 प्लस a टाउ 1 पहले का हो गया है ना, u2 प्लस a टाउ 2 दूसरे वाले का हो गया, ऐसे ऐसे कितने लोग? तो un प्लस a टाउ, ये सभी लोगों का वेलोसिटी हो गया बच्चों, सभी लोगों का क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। कब? जब वैद्युत क्षेत्र लगाया गया तब। और अगर इसी वेलोसिटी का आप औसत मान निकाल देंगे बच्चों तो ये औसत मान जानते हो क्या कहलाएगा? अनुगमन, औसत अनुगमन वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? औसत अनुगमन वेग कहलाएगा। समझ में आया? ठीक, तो मैं इधर से लिखता हूँ, समझिए बच्चों, BD बराबर u1 u2 un तक जितने लोग टर्म जुड़ रहे हैं उनको एक साथ करो।
तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 बटे, समझ में आया? a टाउ 1 a टाउ 2 डॉट 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 an वाले जितने लोग हैं उनको एक साथ अलग कर लो और उसमें से a कॉमन दिख रहा है, ठीक है जी? तो हाँ प्लस a कॉमन कर लो तो ये बचेगा टाउ 1 टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे n। समझ में आया? यस सर, ठीक। अब देखो ये क्या निकल रहा है बच्चों, ये निकल रहा है औसत उच्च ऊष्मीय वेग। देखो उच्च ऊष्मीय वेग जुड़ करके उसमें n से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये औसत उच्च ऊष्मीय वेग निकल रहा है और औसत उच्च ऊष्मीय वेग का मान बच्चों 0 होता है। कितना होता है बच्चों लोग? 0 होता है। तो इसकी वजह से इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों? 0। और यहाँ जरा यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ तक श्रांति कालों का मान जुड़ करके n से भाग हो रहा है, तो वो औसत श्रांति काल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? और औसत श्रांति काल को अगर मैं मान के चलूं कि इसके जगह पे टाउ लिखा जा सकता है तो ये हो जाएगा प्लस a इंटू टाउ, यानी vd का मान कितना है बच्चों? a इंटू टाउ। और यहाँ पे आगे यहाँ देख लो, ध्यान देना। अब वहां देखो vd बराबर a का मान कितना बच्चों? EV बटा ml। vd बराबर a का मान कितना है? EV बटा ml। तो ev बटे ml इंटू टाउ हो जाएगा। यस। ठीक। अब चले जो समीकरण 1, और समीकरण 1 बना था ना, समीकरण 1 में तो बच्चे लोग समीकरण 1 में i बराबर यानी e a vd था ना, vd का मान यहाँ कितना है? ev टाउ बटे ml है ना? ठीक। अब जरा देखना समझना, यहाँ से मैं v को इधर ला रहा हूँ तो i बटे v बराबर e का e में मल्टीप्लाई करोगे तो यानी स्क्वायर इनटू टाउ बटे वैल्यू, मान पलट दो इनका तो इनका मान पलटोगे तो ये बन जाएगा v बटे i बराबर ml बटे और अब जरा देखिए विभवांतर और धारा का अनुपात निकल गया कि नहीं निकल गया ना? और विभवांतर और धारा का अगर अनुपात निकल गया तो इस अनुपात को जरा देखो कांस्टेंट है कि नहीं है। यम क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान फिक्स मान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। एल क्या है? चालक का लेंथ अपने आप नहीं चेंज हो सकता है। एन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रखा है वो कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग तय होती है ना? ई का मान 1.6 फिक्स होता है। एरिया चालक एरिया क्यों बदलेगा अपने आप? टाउ का मान आपको पता है कि औसतन 10⁻⁻14 सेकंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जितने लोग भी v बटे i के रेशियो में आए हुए हैं सभी लोग एक कांस्टेंट एक नियतांक है। समझ में आया बच्चों? ठीक। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम की व्याख्या। तो इनको सॉल्व और लिखते हैं कल, ठीक है? कल सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कल।